हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन। हम आप पहुंचे हैं हमारे बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के पहले यूनिट का आखिरी टॉपिक जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। फ्रेंड, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने स्टार्ट किया हुआ है आज का पहला टॉपिक, जो कि बात करेंगे जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस कि क्या क्या बेसिक रीजन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हाइपरलिपिडेमिक केस होता है। क्योंकि ये जो ड्रग है और ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिलेंगे आपको। या तो ये टॉपिक आपको एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के नाम से दिया गया होगा काफी सारे बुक में, या तो आपको सिंपली मिलेंगे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में। यहां पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक के बाइफर्गेशन से। हमारा जो टॉपिक है वह है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एंटी प्लस हाइपर प्लस लिपिडेमिक प्लस ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि बढ़े हुए लिपिड के लेवल को, बढ़े हुए लिपिड की वॉल्यूम को हमारे ब्लड में कम करते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। चूंकि यहां पे एंटी वर्ड लगा है इसलिए हाइपर लगा है, या हाइपर है इसलिए इसके पहले एंटी लगा है, ताकि उस बढ़े हुए लेवल का उल्टा एंटी कर दें तो वो कम हो सके। लेकिन अगर आपकी किसी बुक में डायरेक्टली ये हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के बारे में दिया हुआ हो या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में दिया हो, तो उसका मतलब रेस्पेक्टिवली होता है कि वो आपके लिपिड को या तो डायबिटीज के ग्लूकोज को, जिसको हम आगे बात करेंगे, इनको कम करने का काम होता है। क्योंकि ये दो इंटरचेंजेबल वर्ड है, इसलिए हमने आपको हाइपोलिपिडेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक दोनों के बारे में बताया हुआ है। फिलहाल तो हमको डिस्कस करना होगा हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में, हाइपोग्लाइसेमिक के बारे में आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इट इज एग्जांपल अंडर कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज का मतलब क्या होता है, इसे हम शॉर्ट में CHD कहते हैं। C स्टैंड फॉर कोरोनरी, H स्टैंड फॉर हार्ट एंड D स्टैंड फॉर डिजीज। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज कहने का मतलब हुआ एक ऐसा डिजीज, एक ऐसा पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटीज जिसका मेन कारण कहीं ना कहीं आपकी कोरोनरी आर्टरी होगी। और हमने इसके पहले जब एंजाइना और एरिथमिया बात कर रहे थे तब हमने ये एक बहुत अच्छे से आपको डेमो करके दिखाया था कि एंजाइना के केस में जो मेन कॉज है वो होता है आपका स्पाज्म या तो एथेरोस्क्लेरोसिस या तो एथेरोमा। तो यहां भी एथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ताकि उसका जो लेवल है वो आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाए। तो यही एक मेन कॉज है जिसकी वजह से आगे देखेंगे CHD की प्रॉब्लम होती है। और ये जो CHD है ये काफी सारे पॉपुलेशन को डेथ कॉज कराने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करती है। क्या यूं कहूं तो सही होगा कि ये जो CHD है वो अब एक मॉर्बिडिटी रेट की काज में या इसके कॉज के कारण में काफी एक इमर्जिंग कॉज होके आ रहा है। चलिए सबसे पहले तो देखें कि ये जो CHD है ये है क्या और इसको कैसे समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मॉडल और डमी। यह है हमारे हार्ट का एक सिंपल सा छोटा सा मॉडल। इसको भी हमने पहले एंजाइना केस में यूज किया था आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। आज भी हम इसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को या कोरोनरी हार्ट डिजीज को समझाने के लिए आपको ये छोटे से मॉडल को यूज कर रहे हैं। देखिए ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट के साइकिल को यानी कि कार्डियक साइकिल को फॉलो करते हुए आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक, चाहे वो छोटा सा पार्ट हो चाहे वो बड़ा पार्ट हो, या यूं कहूं कि हर एक सेल तक इस ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाता है। लेकिन ये भी देखा गया है, ये भी जरूरी है कि आपका जो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कराता है, इस हार्ट तक अल्टीमेटली ब्लड कौन सप्लाई करता है। और आप ये भी जानते हैं ये जो कोरोनरी आर्टरीज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हार्ट के बाहर में, यही कोरोनरी आर्टरी ऐसे कोरोनरी आर्टरी हैं जो कि इस हार्ट को प्योर ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड पहुंचाते हैं ताकि ये हार्ट प्रॉपर काम कर सके। तो अगर इस कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज हो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, हमने बात किया है CHD के बारे में, तो ऐसे डिजीज को कम्युलेटिवली साथ मिलाकर के हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज। चूंकि ये हार्ट के कोरोनरी के दिक्कत की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज व्हाई सिंपली नोन एज द कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब इस कोरोनरी हार्ट डिजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं प्रॉब्लम कॉज करने का, यह है हमारा एथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस या तो थ्रोम्बोसिस। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि एथेरोमा क्या है और ये कैसे डिपॉजिट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, और ये किस तरीके से लिपिड के प्रोफाइल को या लिपिड के लेवल को आपके ब्लड में बढ़ा देते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं एक छोटे से मॉडल की हेल्प के साथ। ये है हमारा ब्लड वेसल्स। अगर इस ब्लड वेसल्स को हम देखेंगे अलग से सेक्शन में तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इस ब्लड वेसल के अंदर आप एक पीले तरह के कोई लिक्विड सब्सटेंस को देख रहे हैं, जो कि ये धीरे धीरे आगे जाकर के फर्दर प्रोसेसिंग होने की वजह से एक सेमी सॉलिड जैसा कंस्टिट्यूएंट हो चुका है। यहाँ पे मैक्रोफेज की वजह से, इनके बाइंडिंग होने की वजह से ये अब थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो गया है। ये जो पीला पार्टिकल आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं एथेरोमा, और इस एथेरोमा के बनने का जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। ये
एथेरोस्क्लेरोसिस कई रूप में आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, खास करके हार्ट के केस में बात करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, ये एक मेन कॉज है या इसका जो मेन कॉज है वही है हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज का। तो ये जो प्लैक है, ये जो एथेरोमा है, ये हमारे बॉडी में धीरे धीरे लिपिड के लेवल बढ़ने की वजह से डिपोजिशन होना स्टार्ट करता है और इसके कारण से आगे जाकर देखेंगे आप तो हमारे ब्लड के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, ब्लड के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन के परफ्यूजन में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये अल्टीमेटली आपके हाइपरटेंशन को भी कॉज कर सकते हैं और एंजाइना को भी कॉज कर सकते हैं। और यहां पर तो आप देख ही रहे हैं लिपिडेमिक कंडीशन में, तो ये उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये ब्लड है, तो अगर ये लिपिड प्रोफाइल कम होता या नॉर्मल होता तो हमारा जो ब्लड है वो इजीली आराम से फ्लो होता बिना किसी रेजिस्टेंस के। क्योंकि अब ड्यू टू सम नोन अननोन रीजन हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन के कारण से ये प्लैक जमा हो गया है, इसलिए हमारे ब्लड को इसके थ्रू फ्लो होने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो मेन कॉज जो हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीज का है वो यही है जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, दैट इज एथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस या तो थ्रोम्बोसिस। तो चलिए हम वापस चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे और इनके जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम इनके कॉज के बारे में बात करें तो कॉज को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जो CHD है यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज है, इसके पीछे दो मेन कॉज हैं। पहला है आपका एलिवेटेड लेवल ऑफ, अगर आपके बॉडी में इन दो चीजों का लेवल बढ़ता है तो भी आप CHD को कॉज हो सकते हैं। ये दो चीजें हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इसे हम LDL कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, या तो आपका ट्राइग्लिसराइड है। इन दोनों के बढ़ जाने की वजह से भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और ये हाइपरलिपिडेमिक केस के कारण से एग्जांपल हैं। दूसरा, या तो आपके जो दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो उनका लेवल कम हो जाए, और ये दो हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो अगर ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसका लेवल अगर कम हो जाए तो भी आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज है, हाइपरलिपिडेमिक केस होने की पॉसिबिलिटीज है। यहां पे दो चीजें आप ध्यान में देख रहे होंगे, एक का लेवल अगर बढ़ जाए और दूसरे का लेवल अगर कम हो जाए तो इन दोनों के कारण से प्रॉब्लम होती है। तो अब इसके समझ में क्या आ सकता है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने हमारे जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हैं और ट्राइग्लिसराइड हैं, इन्हें हम बैड लिपिड कहते हैं या बैड लिपोप्रोटीन कहते हैं, खास करके LDL को। और जबकि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, जिसके पूरे नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके पीछे का क्या नाम है, क्यों इन्हें गुड और क्यों इन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर के आपकी बॉडी तक पहुंचाता है, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इनके डिपॉजिट होने की पॉसिबिलिटीज होती है। जबकि इनका वाइस वर्सा जो हमारे HDL होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को आपके पेरिफेरल टिश्यू से लेकर के लीवर तक लेकर के आते हैं ताकि लीवर में इनका मेटाबॉलिज्म हो, लीवर में इनका डिग्रेडेशन हो और इनको बॉडी से बाहर किसी तरह से एलिमिनेट किया जाए। तो इस तरह से जो LDL है वो आपके ब्लड में या आपके टिश्यूज में इन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि हमारा जो HDL है इन्हीं को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो चलिए आगे बढ़े इनके अगले फैक्टर को देखते हुए। तो हमको यहां पे ये देखना है अब कि इनके जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या होंगे। अगर किसी के बॉडी में लिपिड का लेवल बढ़ता है तो उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन उन रीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, ये रिस्क फैक्टर हैं जो इसको इंक्रीज करते हैं। ये रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटीज। ये जो 3-4 फैक्टर हैं ये एक रिस्क फैक्टर का काम करते हैं, जो जिनको अगर ये है प्रॉब्लम तो उनके में ये लिपिडेमिक कंडीशन बढ़ने की पूरी संभावना होती है। आगे अगर हम बात करते हैं उनके कॉज को, जिसको हमने अभी एडजस्ट मॉडल के रूप में देखा, तो जो CHD है इनके मेन कारण है या ये जो ड्यू टू बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और एथेरोमा। इसको समझाने के लिए हमने सिंपल सा एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये है हमारा ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल में आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्लैक जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड दैट इज सिंपली नोन एज द एथेरोमा, या इसी के बनने के प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। या तो ये एथेरोमा होगा या तो हमारे लाइजन की वजह से इस जो ब्लड वेसल के वेसल्स हैं इनके कॉर्नर के लेजन की वजह से इसमें किस तरह का ब्लड का क्लॉट होगा। तो अगर इस तरह का ब्लड क्लॉट होगा तो इसे हम कहेंगे थ्रोम्बोसिस। तो अल्टीमेटली चाहे वो एथेरोमा हो चाहे वो थ्रोम्बोसिस हो, आगे जाकर के आपके CHD के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस एथेरोमा के बनने का प्रोसेस को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये एक मेजर कॉज है CHD का। लेकिन इस कोरोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड नहीं करता या बैड लाइफस्टाइल में सर्वाइव कर रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों आपके CHD के कॉज को इंक्रीज कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप पाएंगे कि ये जो आपका एथेरोमा का बनने का केस था अब थोड़ा सा ये पहले की तुलना में स्टिमुलेट हो रहा है। और इसके ऊपर हमने M-Pharm में प्रोजेक्ट भी किया था जिसके अंतर्गत ये काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें मिला कि अगर कोई पर्टिकुलर
पर्सन को, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो उनको अगर हम जो भी कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डाइट देंगे, कैफेटेरिया डाइट देंगे और साथ में साथ उनको इंड्यूस कराएंगे स्मोकिंग के केस में, तो उनके अंदर ये लिपिडेमिक प्रोफाइल और एथेरोस्क्लेरोसिस बनने की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती है। तो ये एक मेजर कॉज में से एक है आपके लाइफस्टाइल। साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर डाइट भी एक मेन रीजन है, डिप्रेशन भी एक रीजन है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बनने के रेट को स्टिमुलेट करने के लिए अपने आप में ये रेट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये कॉज नहीं करते, स्टिमुलेट करते हैं उनके फैक्टर्स को। तो आगे हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एथेरोजेनेसिटी की। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन होगा कि कौन कौन से टाइप के लिपोप्रोटीन हैं जो कि एथेरोजेनेसिटी यानी कि दिस इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, इनके बनने की एबिलिटी को स्टिमुलेट करते हैं। सबसे ज्यादा रिस्की कौन होगा से लेकर के हमको देखना है सबसे कम रिस्की कौन होगा या अच्छा कौन होगा। तो इसी सीक्वेंस को इस तरह से देखिएगा। सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं हमारे एलडीएल के साथ, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के साथ। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ हमारे कॉन्सिक्वेंस आते हैं। और उसके बाद आता है हमारा काइलोमाइक्रोन जो कि डाइटरी फाइबर्स के कंडीशन में हमको मिलने लगते हैं। उसके बाद जो सबसे कम रिस्क फैक्टर होता है वो है हमारे एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये है सीक्वेंस इस एथेरोजेनेसिटी का। अगला जो पॉइंट है वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड आर बेसिकली ट्रांसपोर्टेड बाय। हमारी बॉडी में जो भी हम डाइट से कोलेस्ट्रॉल, लिपिड वगैरह लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में बाकी टिश्यू तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे मूव करते हैं। तो ये जो मूव होते हैं वो बेसिकली मूव होते हैं हमारे लिपोप्रोटीन की मदद से। लिपोप्रोटीन इज अ कैरियर और ट्रांसपोर्टर फॉर ऑल दिस सब्सटेंस लाइक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। तो आइए अब देखें कि ये लिपोप्रोटीन है क्या। तो अगर आप लिपोप्रोटीन को ब्रेक करते हैं या उसकी मीनिंग को समझना चाहेंगे तो सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है। द लिपोप्रोटीन आर द मैक्रोमोलिकुलर एग्रीगेशन ऑफ, एग्रीगेशन मतलब होता है मैक्रोमोलिक्यूल का साथ में जुड़ जाना या ये जिन चीजों से जुड़ करके बना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ मैक्रोमोलिकुलर एग्रीगेशन ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड व्हेन द लिपिड एंड प्रोटीन गेट एग्रीगेट दे बिकम लिपोप्रोटीन एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ एपोप्रोटीन, ए प्रोटीन। इस तरह से ये चीजें जानने को भी रहती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन। अगर हम लिपोप्रोटीन को उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंगली या उनके टाइप के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करना चाहेंगे तो हम इनको इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सो द टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट लिपिड, बिकॉज लिपोप्रोटीन आर दोस सब्सटेंस व्हिच ट्रांसपोर्ट लिपिड, दैट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो इनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंगली। तो हमने यहाँ पे इनको 5 टाइप में क्लासिफाई किया है। तो आपका जो आज का टॉपिक है इसका रेफरेंस हमने लिया है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट को पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए। साथ ही साथ इसमें हमने एडप्ट किया हुआ है हमारा लेटेस्ट एडिशन ऑफ लिपिनकॉर्ड के। तो इन दोनों बुक को कंबाइज करते हुए हमने आज का टॉपिक डिराइव किया हुआ है। चलिए देखें सबसे पहले टाइप 1 क्या कहता है। हमारा टाइप 1 जो है ये है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। These are formed as a result of catabolism of IDL at the hepatocyte। यानी कि ये जो LDL है ये मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट के थ्रू बनते हैं। अगर इसमें हमारा इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से ये बनते हैं आपके लिवर के सेल्स में। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो टाइप है वो है IDL, दैट मींस इंटर डेंसिटी या इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जिनका मेटाबॉलिज्म होगा तो ये आगे जाके बनाएंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगला है टाइप सी, दैट इज VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनके बारे में खास पॉइंट क्या कहते हैं? दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके फार्मेसी के जो सिलेबस हैं उनके अकॉर्डिंगली MCQs के लिए, और हो सकता है दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सके। सो जो VLDL है दीज आर सिंथेसाइज्ड एज लिवर ट्रांसपोर्टेड ऑफ, These are the transport of triglyceride in peripheral tissue। तो ये जो VLDL है ये एक ट्रांसपोर्टर है जो कि आगे जाकर के आपके ट्राइग्लिसराइड को पेरिफेरल टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अगला जो टाइप है वो है हमारा काइलोमाइक्रोन प्लस रिमिटेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन, यानी कि काइलोमाइक्रोन प्लस उसके जो पार्टिकल बच गए हैं वो कहलाते हैं रेमिटेंट। सो काइलोमाइक्रोन एंड काइलोमाइक्रोन रेमिटेंट क्या होते हैं? These are the largest and least dense formed in a
इंटेस्टाइन, मतलब इनका जो अगर आप साइज की बात करेंगे दीज आर द लार्जेस्ट साइज। अगर इनकी डेंसिटी की बात करेंगे तो लीस्ट डेंस, ये इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि डेंसिटी कम होगी ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा होगा। तो ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में फॉर्म होते हैं। डाइटरी जो हम लिपोप्रोटीन वगैरह डाइटरी सब्सटेंस लेते हैं तो उनसे ये डिराइव किए जाते हैं। अगला जो है वो है हमारा HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। तो इनके बारे में क्या है, दीज आर फॉर्म्ड इन लीवर एंड इंटेस्टाइन, तो ये लीवर और इंटेस्टाइन में फॉर्म होते हैं। और फिर आगे जाकर के जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है हमारे पेरिफेरल टिश्यू में, इनको ये लेकर के जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करके जाते हैं, लीवर तक ड्रॉप करते हैं और लीवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है, डिग्रेडेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो लिपिड है इनके लेवल को हमारी बॉडी में कम करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये जो पूरा प्रोसेस है मूवमेंट का, ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज रिवर्स लिपोप्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिसका जानना एक सिंपल वर्ड में जानना बहुत जरूरी था। तो हमने शॉर्ट में डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अगले पार्ट में हम बात करेंगे तो ये देखेंगे फ्लो चार्ट को यूज करते हुए कि लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है और ये जो इस तरह के डिफरेंट लिपिड हैं, लो डेंसिटी HDL, इस तरह के लिपिड का काम क्या है और इनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के बारे में। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के वीडियो के साथ साथ मैं एक चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी, जिसमें हम हर एक रात को 8 बजे कुछ एक नए टर्म्स आपके लेकर के आते हैं जो कि फिलहाल फार्मेसी के विभिन्न डिफरेंट सब्जेक्ट से लेकर के होंगे। अभी कुछ हम मैक्सिमम कोलॉजी से ले रहे हैं, धीरे से आगे सब्जेक्ट के भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सो फ्रेंड, एट द लास्ट अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।